नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को अगले सप्ताह अपने सामने पेश होने के लिए शुक्रवार को नए समन जारी किए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम ऐसे दिन सामने आया जब उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के संरक्षण के लिए अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह देशमुख की अर्जी पर सुनवाई 3 अगस्त को करेगी। रकमपा के 72 वर्षीय नेता और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को 2 अगस्त को ईडी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय के मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। यह अनिल देशमुख को चौथा समन है। सूत्रों ने कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है क्योंकि एजेंसी इस मामले में उनका बयान दर्ज करना चाहती है। देशमुख मामले में पूछताछ के लिए संघीय जांच एजेंसी के कम से कम 3 समन पर पेश नहीं हुए हैं। उनके बेटे और पत्नी को भी बुलाया गया था और वे भी पेश नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के में ठाणे शहर की पुलिस ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एवं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और 6 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुक्रवार को कथित अवैध वसूली का एक और मामला दर्ज किया। ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिक में सिंह समेत 28 लोगों का नाम है। इनमें सेवानिवृत्ति हो चुके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज, सहायक पुलिस आयुक्त एनटी कदम और पुलिस निरीक्षक राजकुमार कोचमीरे और 2 अन्य जूनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल है। इस मामले में शिकायतकर्ता एवं बिल्डर केतन तन्ना की शिकायत पर इन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 384, 392 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तन्ना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जनवरी 2018 से फरवरी 2019 के दौरान परमवीर सिंह जब ठाणे के पुलिस आयुक्त के पद पर थे तब आरोपियों ने उसे जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ के कार्यालय में तलब करके उसमें 1.25 करोड़ रुपए वसूल किए थे और गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी भी दी थी। महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को आगाह किया कि धोखाधड़ी करने वाले लोग फर्जी संगठन बनाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर ऑनलाइन माध्यमों से चंदा एकत्र कर रहे हैं। पुलिस की साइबर शाखा ने एक एडवाइजरी में कहा कि ऑनलाइन माध्यम से किसी भी संगठन को दान देते समय पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। इसके मुताबिक कई संगठन पिछले सप्ताह आई बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं और लोगों से सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे। एडवाइजरी के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी करने वाले लोग इसका फायदा उठाकर फर्जी एनजीओ और धर्मार्थ ट्रस्ट बनाकर पैसे एकत्र कर रहे हैं। इसके मुताबिक ऐसे लोग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते उनके निजी अकाउंट होते हैं। ऐसे में ऑनलाइन दान देने के दौरान सतर्कता बरतें। इससे पहले राज्य सरकार ने बुधवार को बाढ़ और बारिश से प्रभावित हर व्यक्ति को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की स्थिति को सुधारने का एकमात्र जरिया लोगों का पुनर्वास है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान रायगढ़ को हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए राज्य सरकार महान में एक अस्थायी एनडीआरएफ शिविर भी स्थापित करती है। मंत्रालय द्वारा प्रभावित लोगों को तुरंत मदद देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। अश्लील फिल्मों के निर्माण और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा पर मुंबई क्राइम ब्रांच की शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच अब राज कुंद्रा के कंपनी में काम करने वाले 4 प्रोड्यूसरों की तलाश में जुटी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इनके फोन स्विच ऑफ हैं और वे सभी अपने वर्तमान पते पर मौजूद नहीं हैं।
क्राइम ब्रांच उन्हें फरार मानते हुए तलाश में जुटी है। चारों के खिलाफ मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन में एक अभिनेत्री ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था। कुंद्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। निचली अदालत ने 28 जुलाई को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई होगी। देशमुख के वकील ने जब कहा कि राजनीतिज्ञ को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए, तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह अन्य संबंधित मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई की जाएगी और इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने एवं जबरन वसूली करने वाले रैकेट से संबंधित PMLA के तहत दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में समन जारी किया था। इसी प्रकरण की वजह से इस साल अप्रैल में देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। मुंबई से सटे विरार में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। एक प्राइवेट बैंक को लूटने की कोशिश में लुटेरों में बैंक की मैनेजर की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसी बैंक का पूर्व मैनेजर निकला। जानकारी के मुताबिक मुंबई से सटे विरार में गुरुवार रात 8 बजे अचानक चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। थोड़ी ही देर में इस बात की जानकारी मिली कि कुछ लुटेरे प्राइवेट बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे थे। जब तक वहां कोई पुलिस अधिकारी पहुंच पाता, तब तक लोगों ने एक शख्स को पकड़ रखा था और दूसरे को धर दबोचने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंची, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि लुटेरा और कोई नहीं बल्कि उस बैंक का पुराना मैनेजर है। विरार पुलिस के PI सुरेश बरारे ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई शाम 8 बजे की घटना है। बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 लोग आए थे, जिनमें से एक पकड़ा गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वहीं घटनाक्रम के एक गवाह ने बताया कि कुछ लोग बैंक के अंदर से निकलकर भाग रहे थे, तभी एक आरोपी को हमने पकड़ लिया। बाद में जानकारी मिली कि फिर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस वारदात के बाद विरार और आसपास के इलाकों में पुलिस फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। मुंबई में टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही। बृहन मुंबई महानगर पालिका के केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुट रही, लेकिन खबर है कि सेंटर पर वैक्सीन की कमी दस्तक दे रही। कई केंद्रों पर टीका लगवाने पहुंचे लोग शुक्रवार रात से ही कतार में खड़े हैं। इस दौरान कोरोना से बचने के विशेष उपायों में शामिल सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। BMC ने नेस्को वैक्सीन सेंटर पर शुक्रवार रात को पहुंचे लोग शनिवार की सुबह भी कतारों में ही खड़े हैं। खबर है कि केंद्र पर वैक्सीन के सिर्फ 400 डोज ही उपलब्ध है। यही हाल BMC के राजवाड़ी अस्पताल का है। यहाँ भी लोग बीती रात से ही टीका लगवाने के लिए मौजूद हैं। कुछ समय पहले ही BMC ने टीकों की कमी के चलते कुछ सेंटर्स पर टीकाकरण रोक दिया था। महाराष्ट्र पुलिस ने बच्चों का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का निर्माण करने और इंटरनेट पर उन्हें प्रसारित करने के सिलसिले में पिछले 18 महीनों में 105 लोगों को गिरफ्तार किया है। 213 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र साइबर के पुलिस अधीक्षक संजय सिन्ने ने बताया कि ये मामला पिछले 18 महीने में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा शेयर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किए गए। बाल पोर्नोग्राफी की टिपलाइन रिपोर्ट अमेरिका स्थित राष्ट्रीय गुमशुदा और शोषित बच्चों के केंद्र द्वारा वेबसाइटों, सर्च इंजनों और सोशल मीडिया मंचों की निगरानी के बाद तैयारी की जाती है। यह बताया गया था कि NCMIC संघीय जांच ब्यूरो की मदद से नियमित रूप से भारत के NCRB के साथ रिपोर्ट शेयर करता है, जो इसे सभी राज्यों की साइबर पुलिस के साथ साझा करता है।
बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार को 2 सप्ताह में एक विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह झील 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के धरती से टकराने से निर्मित हुई थी। न्यायमूर्ति सुनील सुक्रे ने न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने बुधवार को कीर्ति निपांकर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता ने झील से बदलते रंग और संरक्षण की जरूरत पर चिंता जताई थी। अंडाकार लोनार झील का व्यास लगभग 1.2 किलोमीटर है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर अनुसंधान करने के लिए आते हैं। पिछले साल इसके पानी का रंग गुलाबी हो गया था, जिसके चलते स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के बीच भी यह झील कौतूहल का विषय बन गई थी। वकील से एस कप्तान एमिकस क्यूरी है तथा अदालत द्वारा गठित उस समिति के सदस्य हैं जिसे झील के संरक्षण के लिए बनाया गया है। उन्होंने लोनार झील के संरक्षण, देखरेख और विकास के लिए लोनार क्रेटर झील प्राधिकरण नामक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था की स्थापना के वास्ते 27 जुलाई को उच्च न्यायालय में प्रस्ताव सौंपा था। अदालत ने कहा कि एमिकस क्यूरी की ओर से एक ताजा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह उचित होगा कि एक केंद्रीय समिति का गठन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई एवं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने शुक्रवार को व्यापारियों से कहा कि वे तब तक जीएसटी का भुगतान न करें जब तक कि अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। प्रहलाद मोदी ने व्यापारियों को महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को अपना संदेश देने के लिए इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने की सलाह दी। प्रहलाद मोदी ने यहां व्यापारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि उद्धव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी आपके दरवाजे पर आए। प्रहलाद मोदी ने कहा कि वह देश भर में 6.5 लाख उचित मूल्य दुकान मालिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी का भुगतान नहीं करने के लिए कहा जब तक कि उनके द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों को अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी हो या कोई और, उन्हें अपनी बात सुननी होगी। आज मैं आपको यह बता रहा हूं, पहले महाराष्ट्र सरकार को लिखिए कि जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम जीएसटी का भुगतान नहीं करेंगे। हम लोकशाही में हैं, गुलामी में नहीं। प्रहलाद मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उन व्यापारियों से मुलाकात की जो कोविड-19 महामारी और उसके परिणाम स्वरूप लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। उल्लासनगर और अंबरनाथ के विभिन्न व्यापारियों ने प्रहलाद मोदी से कहा कि उनके खिलाफ कोविड-19 नियमों का उल्लंघन के लिए दर्ज मामले वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने संकट को और बढ़ाया। व्यापारियों ने उनसे मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित 2 टाउनशिप में जींस धोने की इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद करने की आग्रह किया।